कुसुमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्।
सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज 74वीं यौम आज़ादी की माक़ाबिल शाम मुल्क से करेंगे खिताब। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर शाम 7 बजे सदर जमहूरिया का खिताब होगा नश्र। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने भारत के चौथे सबसे तवील अरसे तक वजारत उज़्मा पर काबिज रहने वाले वजीर आजम। 13 अगस्त 2020 को उनकी मियादकार के दिन हुए 2267 से जायद। कोरोना के इन्फेक्शन से सेहतयाब होने वालों की तादाद में इजाफे का सिलसिला जारी। भारत में कोरोना से लड़कर ठीक होने वालों की तादाद पहुंची 17,51,000 के पार। और वजीर आला ने कोविड मरीजों को फौरी इलाज यकीनी बनाने के दिए अहकाम। कहा, कोरोना इन्फेक्शन का शिकार मरीज की हालत को देखते हुए L1, L2 और L3 कोविड अस्पताल में कराया जाए उसका इलाज। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानू। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज 74वीं यौम आज़ादी की माक़ाबिल शाम मुल्क से खिताब करेंगे। उनका यह खिताब आकाशवाणी और दूरदर्शन से सभी चैनलों पर शाम 7 बजे नश्र किया जाएगा। खिताब की नशियात दूरदर्शन पर पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होगी। साथ ही दूरदर्शन की इलाकाई चैनलों पर मकामी ज़बानों में भी सदर जमहूरिया का खिताब नश्र किया जाएगा। वहीं आकाशवाणी पर इलाकाई ज़बानों में खिताब रात 9:30 बजे नश्र किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जुमेरात को मुल्क के चौथे सबसे तवील अरसे तक वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर काबिज रहने वाले वज़ीर आज़म बन गए। वहीं ये हुसूलियाबी हासिल करने वाले वो पहले गैर कांग्रेसी लीडर हैं। 13 अगस्त 2020 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मियादकार के 2267 से ज़्यादा दिन हो गए। साबिक़ वज़ीर आज़म और बीजेपी लीडर आन जहानी अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने 3 मियादकार को मिलाकर 2267 दिन तक वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म बने थे। भारत कोरोना के खिलाफ जंग पूरी मुस्तैदी के साथ लड़ रहा है। मुल्क में बढ़ती तिब्बी सहूलियात का ही असर है कि भारत में कोरोना से लड़कर सेहतयाब होने वालों की तादाद 17,51,000 के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट भी बढ़कर 71.17% दर्ज किया गया है। भारत में कोरोना से होने वाली शरह अमवात भी 2% से नीचे गिरकर 1.95% पर आ गई है। अब मुल्क में 6,61,595 मामलों के साथ 26.88% एक्टिव मामले हैं। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलात अवनीश कुमार अवस्थी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के 1 लाख टेस्ट यौमिया करने के लिए सभी इक़दाम यकीनी बनाने के अहकाम दिए हैं। तकरीबन 36 लाख टेस्ट के साथ उत्तर प्रदेश के मुल्क में कोविड-19 के सबसे ज्यादा टेस्टिंग करने वाली रियासत बनने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उन्होंने टेस्टिंग की सरगर्मियों को पूरी सलाहियत के साथ आगे बढ़ाने की भी हिदायत दी है। वज़ीर आला जिला लखनऊ, कानपुर शहर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और बरेली में खुसूसी एहतियात बरतते हुए तिब्बी सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने के अहकाम दिए हैं। उन्होंने कोविड मरीज को फौरी इलाज यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि कोरोना से मुतासिर मरीज की हालत को देखते हुए उसका इलाज L1, L2 और L3 कोविड अस्पताल में कराया जाए। साथ ही वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी स्कूल और कॉलेजों में ही मुकाबला जाती इम्तिहानात के मराकज़ बनाए जाएं। इन इम्तिहानात के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग पर पूरी तरह अमल कराते हुए ये यकीनी बनाया जाए कि उम्मीदवार और इम्तिहानी उमूर से जुड़े सभी लोग मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें। उन्होंने इम्तिहानी मरकज पर सैनिटाइजर की दस्तयाबी यकीनी बनाने के अहकाम दिए और कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों के मुतासरा लोगों को बरवक्त राहती अशिया की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। आपको मालूम है कि हमारा प्रदेश जो भी कोविड के मानक हैं उसमें चाहे वो डेथ रेट हो, चाहे ओवरऑल नंबर ऑफ पेशेंट्स हो, हम लोग पर कैपिटा पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो हमारे नंबर्स काफ़ी कम हैं। टेस्टिंग में पर कैपिटा में बढ़ाने की बात आई थी। पिछले 2 माह से लगातार टेस्टिंग हमारी बढ़ती गई है और 1 लाख प्रतिदिन जो मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य था वो पूरा करते हुए आज एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ये हुआ है कि 36 लाख यानी 35,98,000 से अधिक टेस्ट करके 36 लाख लगभग टेस्ट करते हुए पूरे देश में जो है सर्वाधिक टेस्ट अब उत्तर प्रदेश के हो गए हैं।
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन प्रसाद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड-19 इन्फेक्शन के 4,600 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में एक्टिव केसेस की कुल तादाद 50,426 है। 9,526 कोरोना मरीज सेहतयाब होकर अपने घर जा चुके हैं। इन्फेक्शन का शिकार मरीजों में से अब तक कुल 2,335 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता रोज रियासत में 96,106 सैंपल की जाँच की गई। 24 घंटों में संक्रमण के 4,600 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 50,426 है। जो लोग संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर घर जा चुके, उनकी संख्या बढ़कर 92,526 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 2,335 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। अब जो CFR है, केस फैटेलिटी रेट है, वो घटकर के 1.6% हो गया है। बदायूं पहुंचे वजीर मुमलिकत बराए तिब्बो सेहत अतुल गर्ग और वजीर मुमलिकत बराए शहरी तरक्यात महेश चंद गुप्ता ने मुश्तरका तौर पर जिला कोविड-19 कंट्रोल रूम का मुआयना किया और अफसरान के साथ कोरोना इन्फेक्शन को लेकर जायजा मीटिंग की। इसके बाद जिला चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर यशपाल सिंह को हिदायत देते हुए कहा कि कोरोना वायरस की वबा से लड़ने के लिए जो फंड हुकूमत से हासिल हुआ है, उससे कोरोना के इन्फेक्शन को रोकने के लिए सभी जरूरी आलात और इंतजाम करके इस वबा से निपटा जाए। उन्होंने कहा कि L1 और L2 अस्पतालों में कोविड-19 के जेरे इलाज मरीजों के तय किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए। वजीर मुमलिकत ने इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 10 बेड का L3 अस्पताल बनाने की हिदायत भी दी। उन्होंने महकमे सेहत को हिदायत दी कि होम क्वारंटाइन होने के लिए कोई भी मरीज महकमे सेहत को इत्तला देता है तो फौरी तौर पर महकमे सेहत मौके पर जाकर मुआयना करे और पैमाने के मुताबिक सहूलियात फराहम करे। तो यहाँ RT-PCR जो है अभी तक चालू नहीं हुई थी, तो उसके लिए मैंने कहा है कि इस पर चर्चा करेंगे। जो यहाँ के मेडिकल कॉलेज में RT-PCR तुरंत चालू होनी चाहिए। दूसरे यहाँ पर L2 के मेडिकल कॉलेज में 100 बेड हैं, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। मैंने बातचीत करी है और इसमें कम से कम 10 बेड L3 के भी हो जाएं, इमरजेंसी के हो जाएं। उसके लिए तय हुआ है कि बहुत जल्दी ये कर देंगे। ठीक है, बाकी यहाँ की व्यवस्थाएं सब प्रकार से ठीक है। कॉल सेंटर बढ़िया चल रहा है। बहुत ज़्यादा मरीज़ यहाँ है नहीं कि समस्या। L3 का एक भी मरीज़ का इलाज नहीं चल रहा है। ठीक है, जब ज़्यादातर लोग L1 के हैं या L2 के हैं। टोटल 68 मरीज यहाँ पर 43 मरीज़ भर्ती हैं। आजमगढ़ में कोविड-19 के इन्फेक्शन के मद्देनजर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आम लोगों में काफ़ी बेदारी देखी जा रही है। वहीं हुकूमत हिंद के महकमा डाक आजमगढ़ के जरिए एक नई पहल करते हुए सैनिटाइजर और गंगा जल के बाद कोरोना को शिकस्त देने के लिए आयुष काढ़ा और गिलोय समेत 9 आयुर्वेदिक अद्वियात को कम रेट पर फरोख्त करने का काम किया जा रहा है। आजमगढ़ के सिविल लाइन में वाक़ हेड पोस्ट ऑफिस में इन आयुर्वेदिक अद्वियात को खरीदने के लिए बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। सीनियर डाक सुपरिटेंडेंट योगेंद्र मौर्य ने बताया कि महकमा डाक के जरिए खादी देही सनत महकमे के साथ मुआहदा किया गया, जिसके तहत हमारे हेड पोस्ट ऑफिस के जरिए कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोकने के लिए आयुष काढ़ा, गिलोय बटी, सैनिटाइजर समेत इस इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने वाली 9 अद्वियात की फरोख्त की जा रही है। जल्द ही आजमगढ़ और मऊ जिले के देही इलाकों के पोस्ट ऑफिस में भी इस तरह के काउंटर खोले जाएंगे, जिसके तहत हम कोविड-19 के लड़ाई में आने वाले जो भी उत्पाद हैं उनका बिक्री डाकघर के माध्यम से करेंगे। वर्तमान समय में खादी ग्रामोद्योग का सैनिटाइजर, हैंड वॉश, गिलोय घनबटी, आयुष क्वाथ, ये सब डाकघरों में उपलब्ध हैं। वर्तमान समय में हम यह सुविधा प्रधान डाकघरों में दे रहे हैं तथा कुछ चुनिंदा उप डाकघरों में दे रहे हैं। आगे चलकर हम आजमगढ़ और मऊ जनपद के जितने भी डाकघर हैं वहां पर इस सुविधा को उपलब्ध कराने जा रहे हैं, ताकि आम जनता डाकघरों के माध्यम से कोविड-19 में इस्तेमाल होने वाली
वस्तुओं को खरीद करके उस लड़ाई को जीतने में अपने योगदान दें। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहुत ही अच्छी तरह से कोविड-19 की लड़ाई में सहयोग करेगा। कोरोना इन्फेक्शन के सबब ज्यादातर स्कूल या तो बंद पड़े हैं या कुछ स्कूलों में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, लेकिन सरपरस्तों के सामने स्कूलों के जरिए मनमानी करते हुए फीस वसूलने का सबसे बड़ा मसला दरपेश है। जालौन के उरई में वाक़ एक प्राइवेट स्कूल के जरिए सरपरस्तों के हक में पहल करते हुए तलबा की फीस माफ करने का फैसला लिया गया। शहर के वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के मैनेजर ने पूरे तालीमी सेशन के लिए स्कूल के तकरीबन 4000 तलबा की ट्यूशन फीस माफ की। स्कूल मैनेजर अभय द्विवेदी ने बताया कि कोरोना इन्फेक्शन के सबब लगाए गए लॉकडाउन में मुतवस्सित और गरीब तबके का काफी नुकसान हुआ है। वहीं सरपरस्तों का कहना है कि स्कूल के जरिए फीस माफ किए जाने से उन्हें काफी राहत मिली है, जिससे हमारे घर में भी बहुत सब लोग मतलब धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं प्रबंध तंत्र का, जिससे आर्थिक बोझ कम हुआ है। और हम चाहते हैं कि ज़िले के सभी स्कूल ऐसा अनुसरण करें जिससे गार्जियन के ऊपर आर्थिक बोझ कम से कम पड़े। और हमारा बच्चा प्रारंभ से ही इस स्कूल में बंडर पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है और अभी माननीय प्रबंधक जी ने स्कूल की फीस माफ़ कर दी है कोविड-19 को देखते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली में कोविड-19 की जो प्रॉब्लम इस समय वर्तमान स्थिति में चल रही है उसको देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग विद्यालय समिति ने पूरी तरह से जो बच्चे हैं उनकी फीस को माफ़ किया हुआ है। हमने पूरा सत्र जो है 2020 से लेके अप्रैल 2020 से लेके 2021 तक मार्च तक पूरी फीस को हमने शिक्षण से शुल्क से बिल्कुल मुक्त रखा है। किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जा रही है। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस अभी चला रहे हैं। इसके बाद जब ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगी, इसके उपरांत हम लोग जब ऑफलाइन भी क्लासेस शुरू होंगी उसकी भी हम लोग कोई भी फीस किसी तरह की नहीं लेंगे। और हमारा जो स्टाफ है हम उसको पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनको पूरी सैलरी दी जाए और उनकी किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। हमें स्टाफ ने भी बहुत कोऑपरेट किया है और गार्जियंस भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिले की पुलिस लाइन में एसएसपी अभिषेक यादव ने एक अच्छी पहल करते हुए पुलिस कैफे का आगाज किया है। इस पुलिस कैफे का मकसद पुलिस एहलकारों को हर वक्त सेहत बख्श ग़िज़ा दस्तयाब करना है। पुलिस एहलकारों की ज़रूरत के मुताबिक उन्हें कैफे में खाना मिलेगा। इसकी खास बात यह होगी कि ये पुलिस एहलकारों को ड्यूटी पॉइंट पर ही खाना मुहैया कराएगा। कैफे में चीनी की जगह गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल किया जाएगा। हमने पहली बार एक पुलिस कैफ़े मुजफ्फरनगर पुलिस में हम लोग खोल रहे हैं, जो बेसिकली हमारे पुलिसकर्मियों के लिए डेडिकेटेड है और केवल पुलिसकर्मियों के लिए ही है। आप जानते हैं कि पुलिसकर्मी 12 से 14 घंटे की ड्यूटी फील्ड में करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो उनके पास मौका नहीं होता है कि वो मेस में या कहीं और आके खाना खा सकें, तो 6-6, 8-8, 10-10 घंटे के गैप हो जाते हैं जिसमें कुछ खा नहीं पाते हैं। तो ये कैफ़े खोला गया जिससे मुजफ्फरनगर पुलिस के जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको हेल्दी खाना बहुत ही इकोनॉमिकल और क्या कहते हैं नॉमिनल रेट्स में मिल जाए। और उसके साथ साथ जो पुलिसकर्मी नहीं आ पाएंगे, ड्यूटी पॉइंट नहीं छोड़ पाएंगे, उनके लिए हमारे कैफ़े की तरफ से हमने फूड डिलीवरी की बाइक्स की व्यवस्था की है। तो जो ऐसे पुलिसकर्मी है जैसे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की अन्य ड्यूटी होती है कि भाई 8 से 12 घंटे वो ड्यूटी पॉइंट नहीं छोड़ पाता है, तो हमारी जो बाइक्स हैं वो कैफ़े में फ़ोन करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और वो बाइक्स जाके उनको खाना जो है वो ड्यूटी पॉइंट पे ही उपलब्ध कराएंगी, ताकि ऐसा कभी ना हो कि पुलिसकर्मी 6, 8, 10 घंटे बिना अच्छे और हेल्दी खाने के रहे। ये कैफ़े बहुत अच्छा है, खाना भी बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पे और मार्केट के हिसाब से बहुत सस्ता है। ऐसे बहुत अच्छा है, मतलब एसपी मोदी साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वाराणसी में इस बार 15 अगस्त को कोरोना वायरस से जंग लड़ने में मददगार नर्स के जरिए परचम लहराया जाएगा। वाराणसी के कमिश्नरी में कोरोना से जंग लड़ रहे लोगों को तरगीब देने के मकसद से मकामी दीनदयाल गवर्नमेंट अस्पताल की नर्स अनुराधा राय के जरिए परचम कुशाई कराई जाएगी। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई और अस्पताल में भर्ती मरीजों के इलाज में नुमाया खिदमात अंजाम देने के सबब उनकी हौसला अफजाई की जा रही है। अनुराधा राय ने बताया कि उनके जरिए बगैर किसी तफरीक के अस्पताल में भर्ती होने वाले कोरोना के मरीजों की जी जान से खिदमत की गई, जिसके मद्देनजर इंतजामिया के जरिए उन्हें ये एजाज दिया जा रहा है। इससे दीगर लोगों को भी तरगीब मिलेगी। मुझे सीएमएस सर ने कांटेक्ट किया था हॉस्पिटल में, डॉक्टर वी शुक्ला ने,
और ऑनर है ये मेरे लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोविड-19 टीम 7 में मेरी ड्यूटी लगी थी, तो सर का ये कहना है कि जो मेरी टीम थी उसमें काम करने से मरीज़ काफ़ी संतुष्ट थे और मेरी केयर बहुत अच्छी थी उन लोगों के लिए, बस इसलिए उन्होंने ये ऑनर मुझे दिया, ये अप्रिसिएशन मिला है मुझे। उत्सुकता बहुत है और बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कांट एक्सप्लेन सर। प्रशासन अधिकारी को यही कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये ऑनर मिला, और एक नर्सिंग स्टाफ, एक स्टाफ नर्स हो के मैं ध्वजारोहण करने जा रही हूँ, तो उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। दैट्स इट सर। हाल ही में नाफिज की गई नई कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में ऑनलाइन और डिजिटल तालीम पर काफ़ी जोर दिया गया है। सभी को मियारी तालीम मुहैया कराने के लिए मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ICT पर मबनी पहल को मजीद तोसी देने की बात नई तालीमी पॉलिसी में कही गई है। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन के चलते स्कूल कॉलेज समेत देश के तमाम शिक्षण संस्थान पिछले कई महीनों से बंद हैं। ऐसे में देश भर में इन दिनों ऑनलाइन शिक्षा बेहद लोकप्रिय हो रही है। हालांकि अब भी कई छात्रों तक डिजिटल माध्यमों की पहुंच नहीं है। इसके मद्देनजर नई शिक्षा नीति में साफ तौर पर कहा गया है कि डिजिटल खाई को पाटे बिना ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उठा पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में ये जरूरी है कि ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए तकनीक का उपयोग करते वक्त समानता के सरोकारों को नजरअंदाज ना किया जाए। शिक्षा नीति में तकनीक के समावेशी उपयोग यानी सबको साथ लेकर चलने की बात कही गई है, ताकि कोई भी इससे वंचित ना रहे। साथ ही इसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात भी कही गई है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो शिक्षक पारंपरिक क्लासरूम शिक्षण में अच्छा है वो ऑनलाइन क्लास में भी उतना ही बेहतर हो सके। स्कूल से लेकर उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए शिक्षा नीति में कई सिफारिशें की गई हैं। स्वयं दीक्षा जैसे ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा, ताकि शिक्षक विभिन्न यूजर फ्रेंडली उपकरणों की मदद से छात्रों की प्रगति की निगरानी कर सकें। वर्तमान में कोविड महामारी ने साफ कर दिया है कि ऑनलाइन कक्षाओं के लिए 2-वे वीडियो और 2-वे ऑडियो वाले इंटरफेस की सख्त जरूरत है। कोर्स वर्क, लर्निंग गेम्स, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जैसी सामग्रियों की डिजिटल रिपोजिटरी विकसित की जाएगी, जिनकी गुणवत्ता के आधार पर यूजर इन सामग्रियों की रेटिंग भी कर पाएंगे। छात्रों के मनोरंजन आधारित लर्निंग के लिए ऐप विकसित किए जाएंगे। अब भी जनसंख्या के एक बड़े हिस्से तक डिजिटल पहुंच नहीं है। ऐसे में मौजूदा जनसंचार माध्यम जैसे टेलीविजन, रेडियो और सामुदायिक रेडियो का उपयोग शिक्षण सामग्री के प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इस तरह के शैक्षिक कार्यक्रमों को विभिन्न भाषाओं में 24 घंटे उपलब्ध कराया जाएगा। सभी भारतीय भाषाओं में सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और शिक्षकों और छात्रों तक डिजिटल सामग्री उनकी ही भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी। दीक्षा, स्वयं और स्वयं प्रभा जैसे ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग वर्चुअल लैब बनाने के लिए किया जाएगा, ताकि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण व्यावहारिक और प्रयोग आधारित शिक्षा के समान अवसर मिल सकें। शिक्षकों को छात्र केंद्रित अध्यापन में प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये भी बताया जाएगा कि विभिन्न ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्मों और उपकरणों का उपयोग कर वो खुद उच्च गुणवत्ता वाली ऑनलाइन सामग्री विकसित करें। जैसे जैसे ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा पर शोध सामने आ रहे हैं, NETF और अन्य निकाय ऑनलाइन शिक्षण के लिए कंटेंट और टेक्नोलॉजी से जुड़े मानक तय करेंगे। इन्हीं मानकों के आधार पर विभिन्न बोर्ड, स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थान ई-लर्निंग से जुड़े दिशा निर्देश तैयार करेंगे। देश में विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से शिक्षा में प्रौद्योगिकी के समावेशी उपयोग की दिशा में ध्यान दिया जा रहा है। शिक्षा में नवाचार और डिजिटलीकरण को मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय सभी के लिए ई-लर्निंग और अद्यतन पठन सामग्री बनाने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि छात्र घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सकें। कौमी गुजर बसर मिशन के तहत ख्वातीन ग्रुप बनाकर खुद कफील बन रही हैं। प्रयागराज जिले के जसरा ब्लॉक में बुदावा गांव की ख्वातीन गोबर की कंपोस्ट बायो तकनीक से अपनी आमदनी में इजाफा कर रही हैं। साथ ही नामियाती खाद की पैकिंग करके मार्केट में सप्लाई कर रही हैं और अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। इसके साथ ही वो दूसरी ख्वातीन को भी नामियाती तरीके से खेती करके अपनी आमदनी को दोगुना करने की तरगीब दे रही हैं। वहीं गुजर बसर मिशन की ब्लॉक मैनेजर नमिता सिंह ने बताया कि हमारे ब्लॉक में 350 ख्वातीन किसान ग्रुप बनाकर नामियाती खेती करके अपनी आमदनी को दोगुना कर रही हैं और दूसरी ख्वातीन को भी इसकी तरगीब देने के साथ ही मार्केट में नामियाती खाद के पैकेट फरोख्त करके अच्छा मुनाफा कमा रही हैं।
कि हम लोग टारगेटेबल 350 महिला किसान को चयन किए हैं, और लेकिन अब अभी और 350 हम महिला किसान को चुनने जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं कृषि में ज़्यादा, उनका लेबर वर्क हमारे महिलाओं का ही होता है, बट हम किसान के रूप में केवल पुरुष को ही जानते हैं अभी तक। लेकिन अब क्या है कि हमारी महिला भी किसान बन के आ रही हैं, जिससे ये होता है कि उनको सारे प्रोसेसिंग उनको पता है कि कैसे क्या करना है, लेकिन अभी उनका जो तवज्जो नहीं मिलता था, अब हमारे इस परियोजना के तहत उनको मिलेगा, और वो ट्रेनिंग भी करने जाती हैं, ट्रेनिंग करके अपना खेती में भी काम कर रही हैं, और जीरो इन्वेस्टमेंट खेती को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि गांव में गोबर आसानी से मिल जाता है। लेकिन क्या है कि लोग आज भी खेती करते हैं तो लोग रासायनिक खेती के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मार्केट में ये ज़्यादा महंगा भी बिकता है, और इसको एक खेती करते समय किसान के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती हो जाता है। लेकिन अब हमारे ये जब से हमारा वर्मिंग कंपोस्ट तैयार हो रहा है, तो हमारे कम पूंजी में हमारी खेती अच्छी हो रही है, और SRI विधि के द्वारा हम लोग गेहूं और इसका धान का भी कृषि हम लोग करा रहे हैं। हम समूह बनाकर हमारी महिलाएं हम लोग मिल करके एक खाद तैयार करते हैं, और इसको हम बेचते भी हैं, और अपना घर का खर्चा भी चलाते हैं इससे, और इसको अपने ब्लॉक में और अपने समूह की औरतों से भी करवाते हैं, और इसको हर किसी को बता रहे हैं इसको तैयार करें, अपने खेतों में डालें। भगवान श्री राम के वनवास के दौरान अहम पड़ाव चित्रकूट में भगवान श्री राम ने 11.5 साल गुजारे। घरेलू सयाहत को फरोग देने के लिए चित्रकूट में मरकजी हुकूमत के जरिए स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत सयाहों के लिए बुनियादी सहूलियात को फरोग देकर इस मजहबी मकाम को दिलकश अंदाज में फरोग दिया जा रहा है। मकामी लोगों के साथ ही यहाँ पहले के मुकाबले बुनियादी सहूलियात को फरोग हासिल हुआ है। अनुज हनुमंत यूथ आइकॉन 2020 ने बताया कि यहाँ बुनियादी सहूलियात का फरोग पहले के मुकाबले ज्यादा हुआ है। हुकूमत को चित्रकूट के मजहबी मकामात की तरक्की के साथ ही यहाँ की कुदरती और तारीखी मकामात को भी फरोग इसके अलावा देना टूरिज्म से रिलेटेड भारत दर्शन स्वदेश दर्शन की स्कीम चल रही है, जिसमें पूरे परिक्रमा मार्ग पर हम लोगों ने कवर्ड शेड बनाया हुआ है। लगभग वो शेड कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ पार्किंग के लिए मॉडर्न पार्किंग की व्यवस्था भी करा रहे हैं हम लोग। टॉयलेट फैसिलिटीज़ पूरे परिक्रमा मार्ग पे कराया जा रहा है। फूड प्लाज़ा और टैक्सी स्टैंड रामघाट पर लगभग बन करके तैयार है, और इसी तरह से जो फुट ओवर ब्रिज है जो रामघाट पर लगभग अंतिम स्थिति में है, लगभग बन करके तैयार है। और इससे भी और एक बहुत महत्वपूर्ण एक जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं उनको जानकारियाँ देने के लिए टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर परिक्रमा मार्ग पे लगभग बन करके तैयार है, और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के नाम से कई प्रमुख पर्यटन स्थलों पर निर्माण कार्य हमारे हो रहे हैं। पहले की तुलना में चित्रकूट में तेज़ी से विकास हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि धार्मिक दृष्टि से चित्रकूट बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का वो हिस्सा जहाँ पे भगवान राम ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष बिताए, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो कामदगिरी पर्वत है जहाँ पे भगवान राम ने खुद परिक्रमा की थी, और वो मंदाकिनी नदी में स्नान करके जाते थे परिक्रमा लगाने के लिए, ये स्थान काफ़ी विकसित कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को तमाम तरीके की सुविधाएँ भी मिल रही हैं। जौनपुर के पुलवामा में शहीद जिला जीत यादव का जज्द खाकी उनके आबाई गांव बहादुरपुर एजरी फौज के जवानों के साथ पहुंचा, जहां जिला इंतजामिया के जरिए शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान ताजियत पेश करने वालों का तांता लगा रहा। गांव का हर शख्स शहीद को आखिरी विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा। जिले के वजीर, डीएम और एसपी समेत बड़ी तादाद में अफसरान ने नम आंखों से शहीद को खराज अकीदत पेश किया। शहीद जिला जीत यादव की आखिरी रसूम गोमती नदी के किनारे वाक़ रामघाट पर सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। सेना में 2013 से थे। अकेले हैं, माँ बाप के अकेले लड़के थे। अब सूचना डेट की आई है। कैसी गोली लगी? ये थे 53 राष्ट्रीय राइफल जम्मू कश्मीर। हम 74वां यौम आज़ादी मनाने जा रहे हैं। ऐसे में ये दिन हमारी आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद करने का भी मौका है। उन्नाव के डोडिया खेड़ा रियासत के राजा राव बख्श सिंह की बहादुरी की दास्तान आज भी लोगों को मुल्क के तई कुर्बानी का दर्स देती है।
हम आज़ादी की 74वीं सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली थी। इसके पीछे अनगिनत लोगों ने बलिदान दिया और इस स्वाधीनता की लड़ाई में उन्नाव के बक्सर मंदिर और डोडिया खेड़ा स्टेट के राजा राव बख्श सिंह का नाम भी उन्हीं बलिदानियों में आता है, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। उनके रहते हुए उनके रियासत में अंग्रेज घुस नहीं सके। ये मूर्ति गवाह है उस शौर्य और वीरता की जिसका नाम सुनकर अंग्रेजों के कलेजे दहल जाते थे। डोंडिया खेड़ा रियासत के राजा राव बख्श सिंह अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। पिता बसंत सिंह के निधन के पश्चात सबसे छोटे होने के बावजूद भी इनका राज तिलक कराया गया। आज भी किले की खंडहर दीवारें उनकी वीरता की यशगान करती हैं। अंग्रेज जब अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे थे तब राजा राव बख्श ने अंग्रेजों की स्वाधीनता स्वीकार नहीं की और कई बार इनका अंग्रेजों से युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। राव बख्श सिंह देश के लिए, क्षेत्र के, अपने राज्य के लिए और जनता के लिए जो युद्ध किया वो केवल इसलिए किया कि मैं अपने देश में जब तक जीवित रहूंगा किसी विदेशी को यहाँ शासन करने नहीं दूंगा। तो इसलिए जो है राव साहब ने फांसी का फंदा स्वीकार किया, लेकिन अधीनता नहीं स्वीकार की। अंतिम युद्ध के दौरान जब उन्हें पता चला कि अंग्रेज कानपुर की ओर से नाव के जरिए आ रहे हैं तो उन्होंने अपने सैनिकों से उन्हें घिरवा लिया, जिसके बाद कुछ अंग्रेज सैनिक नदी में कूद गए और 21 अंग्रेज सैनिक भागकर बक्सर में एक मंदिर में छिप गए। जब सैनिक इनके पास पहुंचे तो अंग्रेजी सैनिकों द्वारा फायरिंग करने के बाद राजा ने चारों तरफ से लकड़ियां डलवा दी। लकड़ियां डलवाकर अंग्रेजी सैनिकों को जिंदा जलवा दिया। देखिए, अंग्रेजों ने जब चारों तरफ से आक्रमण किया तो कुछ अंग्रेजों की सेना नाव के द्वारा कानपुर से आ रही थी डोंडिया खेड़ा घेरने के लिए, लेकिन राव साहब के जवानों ने अपने साहस से उस वक्त उनको घेर करके मारने का जब प्रयास किया तो अंग्रेज भागे और वो नाव से कूद गए। कूद करके जब भागने लगे तो राव साहब ने जब खदेड़ा तो कुछ तो गंगा नदी में डूब करके मर गए और वहाँ से जा कर के 21 अंग्रेजों ने जा कर के मंदिर मूर्ति विहीन था, नया मंदिर बना था, उसी के अंदर। बुंदेलखंड के किसान रवायती खेती को छोड़कर जदीद खेती के जरिए तरक्की की नई इबारत लिख रहे हैं। जालौन के उरई तहसील के गांव अकोड़ी बेरागढ़ के रहने वाले किसान ब्रजेश त्रिपाठी उनमें से एक हैं, जो महाराष्ट्र की मशहूर केले की किस्म जिन्नाइन उगाकर मुनाफा कमा रहे हैं। वो जिले के पहले किसान हैं जिन्होंने टिश्यू कल्चर से 1 हेक्टेयर में केले की खेती की है, जिससे हासिल होने वाले मुनाफे से वो काफ़ी खुश हैं। इस साल उन्होंने खेती का रकबा बढ़ाने का फैसला लिया है। साल 2019 में पहली बार ये खेती करने वाले किसान ब्रजेश त्रिपाठी ने बताया कि वो महाराष्ट्र के जलगांव गए थे। वहां पर उन्होंने केले की बागबानी देखी, जिसे देखकर उन्होंने उसे अपनाने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि केले की खेती को कैसे मजीद बेहतर बनाया जाए, इसके लिए वो लगातार यूट्यूब पर नई नई चीजें तलाश करते रहते हैं। वो भी इसको करे परंपरागत खेती को छोड़ के तो हो सकता है लंबा मुनाफा कमाए। लॉकडाउन भी चल रहा है, इसके बाद भी बहुत अच्छे रेट मिल रहे हैं, ऑफर आ रहे हैं हमारे पास, तो हमें लग रहा है कि बहुत अच्छी फसल है और लोगों की तकदीर बदल सकती है ये। और हमारा किसान भाइयों से भी अपील है कि इसको जरूर करें। प्रजाति का चयन टिश्यू कल्चर का जिन्नाइन पौधा है, इसको हमने 6 बाई 6 पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी 6 फीट रखी है और लगभग 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हमने इसको लगाया है और लगभग 1 हेक्टेयर में हमें लगता है कि 10 लाख से ऊपर मुनाफा इसमें जाएगा। लॉकडाउन अगर ना होता तो उसका मुनाफा और ज़्यादा होता। तो हमारा तो भाइयों से कहना है कि इस बागवानी की ओर आए। इसी के साथ खबरें खत्म हुई, इजाजत दीजिए, आदाब।